सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 क्रिया व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, इस व्याख्यान में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेदों की परिभाषा व क्रिया का अभ्यास कार्य समझेंगे। क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। बच्चों, क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य के होने या किए जाने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया की रचना। क्रिया की रचना निम्नलिखित वाक्यों में लिखना क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। 1. वह पत्र लिख रही है। 2. वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। 3. मैं कविता नहीं लिख सकती। 4. तुम्हें रोज लिखना चाहिए। 5. मैं एक कहानी लिखूंगा। 6. अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही हैं। बच्चों, यहाँ पर क्रिया की रचना के विषय में बताया गया है। इन वाक्यों में लिखना शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीके से हुआ है, जैसे लिख, लिखते, लिख, लिखना, लिखूंगा, लिखवा। इनके साथ प्रत्यय जुड़े हैं। तो बच्चों, वह पत्र लिख रही है, वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। लिख के साथ ते प्रत्यय जोड़ा, लिखना में ना प्रत्यय जोड़ा, लिखूंगा में ऊंगा प्रत्यय, फिर यहाँ है लिखवा, वा प्रत्यय जोड़ा। तो बच्चों, इस तरह से क्रिया की रचना अलग अलग रूप में होती है। इन वाक्यों में लिख रही है, लिखते रहते हैं, इन सभी रूपों का प्रयोग हुआ है। तो आगे देखिए बच्चों, इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के रूप हैं लिख रही है, लिखते रहते हैं, लिख सकती, लिखना चाहिए, लिखूंगा तथा लिखवा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी रूपों में लिख अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको कुछ वाक्य बताए थे। वह पत्र लिख रही है,
वे हमेशा कुछ न कुछ लिखते हैं। मैं कविता नहीं लिख सकती, तुम्हें रोज लिखना चाहिए। मैं कहानी लिखूंगा। अध्यापिका बच्चों से निबंध लिखवा रही हैं। तो इन वाक्यों में बच्चों लिख के कई रूप प्रयोग किए हैं। लिख शब्द एक अंश के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी अंश से क्रिया के वास्तविक अर्थ लिखना का पता चल रहा है। तो व्याकरण में इस अंश को धातु कहते हैं। जो ये अंश है क्रिया का मूल रूप है, उसे हम धातु कहते हैं। आगे देखिए धातु की परिभाषा। धातु की परिभाषा क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। तो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले और क्रिया के अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहते हैं। तो साधारण रूप में हम कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे आदि सभी धातुएं हैं। लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में यदि धातु को अलग कर दिया जाए तो रही है, ते रहते हैं, सकती, ना चाहिए, ऊंगा, वा रही हैं, रूप बचते हैं। इन अंशों को सहायक क्रिया कहते हैं। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। तो बच्चों क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैंने यहाँ धातु शब्द बताए, पढ़, लिख, चल, आ, जा, कर, सो, ले, दे, ये सभी धातु हैं। पढ़ के साथ ना लगाते हैं, लिख के साथ ना, ता, चल, चलना, खाना, चलना, चलता। बच्चों लिखना क्रिया के इन सभी रूपों में यदि धातु को हम अलग कर दें तो ते रहते हैं, सकती, ना चाहिए, ऊंगा, वा रही हैं, रूप बचते हैं। और इन अंशों को हम सहायक क्रिया या धातु कहते हैं। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। तो देखो, चल से चलूंगा, लिखवा रही हैं। तो बच्चों ये सहायक क्रिया है, क्रिया के साथ लगकर सहायक क्रिया है जो क्रिया पदबंध का कार्य करती है। तो अब देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बच्चों जिस क्रिया में कर्म पाया जाए, और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है। तो बच्चों देखिए अब सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की अपेक्षा का पता
हमें, क्या तथा किसे, किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। जैसे नौकर खाना बना रहा है। 2, उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। बच्चों, सकर्मक क्रिया अभी मैंने बताया जिस क्रिया में कर्म पाया जाए, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है। और कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे, किसको शब्द लगाने से होता है। और फिर अगर हमें क्या, किसे और किसको शब्द लगाकर प्रश्न का उत्तर मिले तो वह होती है सकर्मक क्रिया। जैसे नौकर खाना बना रहा है, तो हमें 3 शब्द लगाकर देखने, क्या, किसे और किसको। तो नौकर क्या बना रहा है? खाना। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया का उदाहरण। उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए, तो उन्होंने किसको क्या दिए? उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। बच्चों, किसको प्रश्न लगाने पर जब उत्तर मिलता है तो प्राणी शब्द का पता चलता है, और क्या जब प्रश्न करते हैं तो उसमें वस्तु का पता चलता है। तो मुख्य कर्म जो होता है वस्तु होती है और गौण कर्म होता है प्राणी। तो यहाँ पर उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए, तो उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए में बच्चों को, किसको, ये गौण कर्म हुआ। और क्या दिए? खिलौने। क्या प्रश्न करने पर जब उत्तर मिलता है तो मुख्य कर्म होता है। और यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? दिए। क्रिया शब्द क्या है यहाँ? दिए। आगे देखिए बच्चों, क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं वे मुख्य कर्म कहलाते हैं, तथा किसे, किसको प्रश्न के उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं उनको गौण कर्म कहा जाता है। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है तथा गौण कर्म कोई प्राणी। जैसे नीता ने चित्र बनाया, अध्यापक ने करीम को बुलाया। इस तरह जो क्रिया कर्म मुख्य तथा गौण की अपेक्षा करती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि नौकर खाना बना रहा है, उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। उस समय मैंने समझाया था कि क्या शब्द लगाने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहां पर होता है मुख्य कर्म, और किसको या किसे शब्द लगाने पर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो कहलाता है गौण कर्म। मुख्य कर्म कोई वस्तु होती है और गौण कर्म कोई प्राणी होता है। तो नीता ने चित्र बनाया, नीता ने क्या बनाया? चित्र। तो चित्र है मुख्य कर्म। अध्यापक ने करीम को बुलाया, तो अध्यापक ने किसको बुलाया? करीम को। गौण कर्म है यहाँ पर। इस तरह जो क्रिया कर्म मुख्य तथा गौण की अपेक्षा करती है, चाहे मुख्य कर्म हो चाहे गौण कर्म हो, पर कर्म हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, भागना आदि।
उदाहरण, लड़की रो रही है, आप यहीं रुको, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। इन अकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि क्या या किसे शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं तो इनके उत्तर नहीं मिलते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, अर्थात बच्चों जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना और भागना आदि। उदाहरण देखिए, लड़की रो रही है। लड़की क्या कर रही है होता, तो रो शब्द यहाँ पर जो लगा है क्या का उत्तर नहीं बन रहा, तो यहाँ पर बच्चों कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। तो यहाँ लड़की जो है कर्ता है और रो रही है क्रिया है। आप यहीं रुको, आप क्या रुको, किसे रुको, किसको रुको, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। उसी प्रकार मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर क्या जा रहा हूँ, किसे जा रहा हूँ, किसको जा रहा हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। उसी प्रकार मेरे साथ चलो। बच्चों, इन वाक्यों में क्या या किसे, किसको शब्द लगाने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये सभी वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की अपेक्षा करती हैं तथा कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। बच्चों, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। तो एक कर्मक मैंने बताया अभी यहाँ पर सकर्मक क्रिया के में केवल कर्म की अपेक्षा होती है, कई बार एक कर्म होता है, कई बार दो, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मुख्य कर्म और गौण कर्म दो कर्म भी होते हैं। तो बच्चों इस आधार पर उनके दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब हम बात करेंगे एक कर्मक क्रिया की परिभाषा। एक कर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म, मुख्य या गौण कर्म की ही अपेक्षा करती है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना नहीं खाएगी। 2, वे अपना काम करेंगे। 3, पिताजी ने चाचा को बुलाया। 4, उसने नौकर को डांटा। तो बच्चों जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है, सकर्मक क्रिया का भेद है, तो हम लिखेंगे जिस सकर्मक क्रिया में एक कर्म पाया जाता है, चाहे वो मुख्य कर्म हो चाहे गौण कर्म हो, पर एक कर्म जरूर होता है उसमें, तो उसे हम कहते हैं एक कर्म। इन वाक्यों में देखिए, वह खाना नहीं खाएगी, तो वह क्या नहीं खाएगी? खाना। क्या का उत्तर मिल गया। वे अपना काम करेंगे, वे अपना क्या करेंगे? काम।
पिताजी ने चाचा को बुलाया, तो पिताजी ने किसको बुलाया? चाचा को। उसने नौकर को डांटा, तो उसने किसको डांटा? नौकर को। यहाँ मुख्य कर्म भी है, क्या का उत्तर मिला है 2 वाक्यों में, पहले और दूसरे में। तीसरे और चौथे में किसको का उत्तर मिला है? तो ये गौण कर्म है यहाँ पर, और गौण कर्म प्राणीवाचक होते हैं। तो बच्चों ये एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रिया 2 कर्म, मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चों, जिस क्रिया में 2 कर्म पाए जाते हैं, जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य कर्म भी होता है और गौण कर्म भी, क्या का भी उत्तर मिलता है, किसके का और किसको को, किसे और किसको का भी प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो इस तरह से द्विकर्मक क्रिया के 2 कर्म होते हैं। अब देखिए वाक्य। मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। मुख्य कर्म इनाम, गौण कर्म सैनिक, द्विकर्मक क्रिया बांटना। मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। मुख्य कर्म मिठाई, गौण कर्म बच्चे, द्विकर्मक क्रिया खरीदी। तो बच्चों ये 2 वाक्य हैं। मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे, तो मंत्री जी ने किसको बांटे? सैनिकों को। क्या बांटे? इनाम। जिसमें क्या का उत्तर मिलता है वो होता है मुख्य कर्म, और जिसमें किसे या किसको का उत्तर मिलता है वो होता है गौण कर्म। तो मुख्य कर्म यहाँ पर इनाम, गौण कर्म यहाँ पर सैनिक, और द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर बांटना या बांटे। मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। तो बच्चों मुख्य कर्म मिठाई और गौण कर्म बच्चे होता है, और द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर है खरीदना। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो बच्चों अभ्यास कार्य, प्रश्न 1, क्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, उठना, बैठना आदि। तो बच्चों क्रिया मैंने बताया था आपको, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, ये सभी शब्द क्रिया के हैं। तो देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2, धातु किसे कहते हैं? किन्हीं 5 धातुओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, बोल, नाच, आ, जा, कर, सो आदि। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, हंस, बोल, नाच, आ, जा, कर, सो, ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं, यानी धातु हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3,
अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है? उत्तर, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान कर्म के द्वारा की जाती है। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करने से लगता है। बच्चों, प्रश्न है अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान करने का क्या तरीका है? सकर्मक और अकर्मक की पहचान बच्चों कर्म के द्वारा की जाती है। तो जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें कर्म है या नहीं, इसका पता किस प्रकार होता है? देखिए, क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको शब्दों से प्रश्न करने पर लगता है कि इसमें कर्म है या नहीं। क्या, किसे और किसको शब्दों से प्रश्न करने पर जब उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। गृह कार्य, हिंदी व्याकरण पृष्ठ 95 के प्रश्न 1, 2, 3 व 4 पुस्तक में करो। तो बच्चों, आपको पुस्तक में ये चारों प्रश्न करने हैं। मैंने आपको वीडियो में भी समझाए हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।